Hello everyone, myself Ashok Chaudhary and welcome back to the class of English. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार कितने होते हैं और सब टेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक वाक्य का। उस टेंस के अंदर हमने पढ़ा था कि एक वाक्य की संरचना कैसे होती है। मीन्स एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ये तो एक सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि इस सेंटेंस को यदि हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, वो सीखा था हमने। और वो करना पड़ेगा क्या, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में किसका प्रयोग करना पड़ेगा, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि हमें इसी वाक्य को इंटरोगेटिव बनाना है, कैसा बनाना है, इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक बनाना है। इफ़ वी वांट टू चेंज इनटू इंटरोगेटिव देन व्हाट शुड वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें करना चाहिए कि इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ये था। अब यदि हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो हमें इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। यदि ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई तो ये सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, इंटरोगेटिव में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमें इंटरोगेटिव भी बनाना है, हमें इंटरोगेटिव भी बनाना है और इसको नेगेटिव भी बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले तो हमें इंटरोगेटिव बनाना है। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लाना पड़ेगा। आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर आ जाएगी सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब थी यहाँ से, यानी हम देखते हैं सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब थी, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब इसको चेंज किया तो कहाँ पर आ गई, फर्स्ट पे आ गई। और सेकंड पे कौन आ गया, सब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो तीसरे नंबर पे कौन आता है, मेन वर्ब आती है, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब आती है। यदि सामान्य सेंटेंस होता है तो, एक साधारण सा वाक्य होता है तो। और यदि नेगेटिव सेंटेंस होता है तो तीसरे नंबर पे कौन आता है, नॉट आता है। और चौथे नंबर पे कौन हो जाता है, मेन वर्ब हो जाती है। और पांचवें नंबर पे कौन हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो देखिए इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा, यानी दो से किस पे लाना पड़ेगा, एक पे। और जो एक पे है वो कहाँ पे चला जाएगा, दो पे। और तीन पे कौन था, नेगेटिव में नॉट था, तो नॉट वही का वही रहेगा यदि नेगेटिव में है तो। फिर फोर्थ पे कौन था, मेन वर्ब थी, मेन वर्ब वही की वही रहेगी। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। वाक्य बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। यदि हम इस सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर से, इस फॉर्मूले से यदि नॉट को हटा देते हैं तो सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव। कैसा सेंटेंस बनेगा, अफर्मेटिव। और यदि हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया, यानी सेंटेंस में नॉट को ऐड कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया, तो हमारा सेंटेंस बनेगा नेगेटिव। कैसा बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। और इसके बाद में यदि हमने इस हेल्पिंग वर्ब को दो नंबर से उठा करके कहाँ ला लिया, एक नंबर पे ला लिया, तो ये हेल्पिंग वर्ब एक नंबर पर आने के बाद ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, इंटरोगेटिव। और यदि वाक्य वो वैसा का वैसा है, कैसा, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे है, सेकंड पे सब्जेक्ट है, थर्ड पे मेन वर्ब है, फोर्थ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन यदि हमने थर्ड पे मेन वर्ब को ना रख करके थर्ड पे किसको ला लिया, नॉट को ला लिया, ये तीसरे नंबर पे आ गया, तो इसमें नॉट को ऐड करने के कारण हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ गई, इसके लिए तो ये हो गया इंटरोगेटिव। और तीसरे नंबर पे नॉट आ गया तो ये बन गया नेगेटिव। क्या बन गया, तो ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोनों कंडीशन इसमें लागू होगी। बोथ कंडीशन विल शो इन द सेंटेंस। इसमें दोनों कंडीशन को दर्शाया जाएगा, दोनों कंडीशंस को दर्शाया जाएगा। और उसके बाद में तो हमने ये सारी स्ट्रक्चर देख लिए थे। आई एम रिवाइजिंग देयर बिकॉज I know that
यू हैव फॉरगॉटन, आप भूल चुके हैं, इसलिए मैं एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ। अब हमने सबसे पहला जो टेंस पढ़ा था, टेंस, उसमें हमारा सबसे पहला टेंस था वो था प्रेजेंट टेंस। कौन सा था? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में भी हमने जो सब टेंस उठाया था अध्ययन करने के लिए वो था हमारा सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल। कौन सा सेंटेंस था? प्रेजेंट सिंपल था। और उसके बाद में जो हमारा प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट से। अब ये V1 क्या है, V5 क्या है, वो हम पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। वी हैव शो अबाउट द फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द प्रीवियस वीडियो। पिछली क्लास में हम बहुत कुछ दिखा चुके हैं आपको। और यदि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और वो नेगेटिव में है, किस में है? नेगेटिव में है। तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस नेगेटिव में होने के कारण इसमें तो देखो हेल्पिंग वर्ब का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा या फिर केवल और केवल क्या आएगी? वर्ब ही आएगी। V5 का मतलब है केवल वर्ब, जैसे कि गो। इसमें कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं है, ना ही इसके साथ इन्फिनेटिव यानी वर्ब के साथ ING लगा है और ना ही इसके साथ एस या यस लगा है। अगर ये मान लो वर्ब है, ये वर्ब GO गो, केवल गो है, तब तो हम इसको कह सकते हैं कि ये V5 है। और यदि इस GO के साथ में ES लगा दिया जाए, बहुवचन कर दिया जाए, सॉरी हाँ, इसको सिंगुलर कर दिया जाए, ये अभी प्लूरल में, और इसको यदि सिंगुलर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा इसका एक वचन रूप यानी सिंगुलर रूप। और एक चीज़ पढ़ी थी हमने कि जैसे कि कोई मान लो कोई चीज़ है CAT कैट, इसका बहुवचन बनाना है, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हम बनाएंगे CATS कैट्स, यही बनाएंगे, पीछे S लगाएंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ S या ES आएगा। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन S और ES will add with verb. Otherwise, if subject is plural form, in the plural form, then we should not add any S or ES with the verb. तो हमें S और ES को verb के साथ में ज्वाइन नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है। यदि सिंगुलर है तो S या ES ज्वाइन करना है verb के साथ में, नहीं तो नहीं करना है। तो देखो अब केवल और केवल वर्ब है तो इसका मतलब है V1 है, और वर्ब के साथ में S या ES है तो V5 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थोड़ा उल्टा सिस्टम बताया था। यदि केवल वर्ब है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है, उसके साथ S या ES नहीं है, तो वो V1 है, और वर्ब के साथ S या ES लगा है तो इसका मतलब V5 है, यानी वर्ब के साथ S या ES लग करके वो अलग ग्रुप बन जाता है। चलिए, इतना हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था, तो हमने शॉर्ट में इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दिया है। अब शुरू करते हैं हमारा अगला सेंटेंस, और वो सेंटेंस किस में है? वो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल में। किस में है? प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल में कौन सा सेंटेंस है? हमने अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, हम इसमें नेगेटिव भी पढ़ चुके हैं। अब हमारा आता है इंटेरोगेटिव। कौन सा आता है? तीसरे नंबर पे आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। एनी सेंटेंस दैट हैव सेंस ऑफ एनी क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यदि कोई वाक्य है और उस वाक्य के पास, उस वाक्य के अंदर कोई प्रश्न पूछने का भाव है, तो उसके प्रश्न पूछने के भाव होने के कारण वो वाक्य कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा सिंपल वे में। जैसे कि यदि हम WH वर्ड की बात करें तो जैसे कि वॉट है, हु है, वेयर है, हाउ, हुम है, हाउ है, एंड सो मैनी, और भी बहुत कुछ।
तो ये सारे शब्द वो शब्द हैं जिनको लगा करके हम एक वाक्य को प्रश्नवाचक बना सकते हैं। बट देयर इज वी आर नॉट एड एनी WH वर्ड विथ एनी सेंटेंस। हम यहाँ पर किसी भी WH वर्ड को नहीं जोड़ेंगे, WH वर्ड को किसी सेंटेंस के साथ में नहीं जोड़ेंगे। क्यों? देखिए, क्योंकि इन सब WH वर्ड्स के सारे शब्दों का अर्थ डिफरेंट आता है। लेकिन मान लो मैंने कोई वाक्य लिखा, हिंदी में वाक्य लिखता हूँ, जैसे ऋतु गीत गाती है। मैंने एक सामान्य सा वाक्य लिखा और ये सामान्य सा वाक्य हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला बनता है। तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला होगा, तो उसको चेंज कैसे करेंगे? हमारा सब्जेक्ट है ऋतु, क्या है? ऋतु। फिर है V1 और V5। अब V1 लगाएं या V5 लगाएं, तो इसमें सब्जेक्ट है ऋतु यानी सिंगुलर है, तो इसका अर्थ है कि हमें इसमें V5 का उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग करना पड़ेगा? V5 का। और हमारा वर्ब क्या है इसमें? गाती यानी सिंग, क्या है? सिंग। और यदि सिंग के साथ में हमने S या ES लगाया तो वो हो गए V5। अब हमने यहाँ पर सिंग के साथ S या ES क्यों लगाया, यानी V5 क्यों लगाया? यहाँ पर हमने V1 का प्रयोग नहीं किया बल्कि V5 का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसका, इस वर्ब को करने वाला, इस क्रिया को करने वाला जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो करता क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण वर्ब के साथ एस या यस लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा मैंने ऋतु सिंग्स, ऋतु गाती, क्या गाती है? ऋतु सिंग्स सॉन्ग, ऋतु गीत गाती है। अब देखो, इसको यदि हमें नेगेटिव में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? नेगेटिव में। तो नेगेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस दो हेल्पिंग वर्ब है इसमें प्रेजेंट सिंपल की, कौन कौन सी है? डू और डज, डू और डज, प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? किसमें? इस वाक्य में। इसमें सब्जेक्ट कैसा है? इसमें सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हमें इसमें डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? तो हमें इसमें डज का प्रयोग करना है। क्यों प्रयोग करना है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? ऋतु है, ऋतु डज। अब हमें नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? नेगेटिव। तो एक भूल कर दी है, और वो भूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है? नॉट आता है, प्लस मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से होता है। तो हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया डज का। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होती तो यहाँ पर हम प्रयोग करते डू का। अब इसके बाद में क्या लगेगा? नॉट। मेन वर्ब क्या है इसमें? सिंग, क्या है? सिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग। तो देखो क्या वाक्य क्या बना? ऋतु डज नॉट सिंग सॉन्ग, ऋतु गाना नहीं गाती है, ये सेंटेंस बना। अब ये दो सेंटेंस तो हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। वी हैव लर्न अबाउट दिस ऑल सेंटेंस, फर्स्ट अफर्मेटिव एंड नेगेटिव बोथ इन प्रीवियस वीडियो। बट यहाँ पर आज हमारा जो अभी अगला सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव। तो अब यही सेंटेंस अभी यदि इंटरोगेटिव बनाने हैं तो करना क्या पड़ेगा? करना यह है कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक बनेगा, इस हिंदी के वाक्यों को यदि हम प्रश्नवाचक बनाएं तो कैसे बनेगा? यहाँ पर हिंदी का वाक्य प्रश्नवाचक, हिंदी का वाक्य प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो, ऋतु गीत गाती है, तो इसको बनाएंगे क्या? क्या ऋतु गीत गाती है? ये सेंटेंस बना। अब ये सेंटेंस है हमारा प्रश्नवाचक। कैसा वाक्य है?
प्रश्नवाचक है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमने इसकी शुरुआत किससे की है? प्रश्नवाचक वाक्य से, सॉरी प्रश्नवाचक शब्द से, यानी इंटरोगेटिव वर्ड से। और यहाँ पर जो इंटरोगेटिव वर्ड है इसका हिंदी में होता है क्या, लेकिन इंग्लिश में इसको हम मोस्टली क्या लिखते हैं? व्हाट। लेकिन यहाँ पर जितने भी इस टेंस के अंदर प्रत्येक टेंस और प्रत्येक सब टेंस में जितने भी सेंटेंस बनेंगे वहाँ पर यदि शुरू में क्या आ गया है तो उस क्या का मतलब हमारा व्हाट नहीं है। अब ये व्हाट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर व्हाट का मतलब किसी वस्तु से है, किसी पदार्थ से है। इट मीन्स इट्स रिलेशन टू एनी material, anything. But here is क्या means? Here is asking about yes or no. यहाँ पर हाँ या ना के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर what का मतलब नहीं है। यहाँ पर इसका उत्तर देखो, क्या ऋतु गीत गाती है? यदि ऋतु क्या गाती है, ऋतु क्या गाती है, तो क्या का मतलब तो होता है कि गीत गाती है, लेकिन क्या ऋतु गीत गाती है? तो इसका उत्तर जो होगा वो या तो यस में होगा। किस में होगा? यस में, या फिर होगा नो में। दोनों में से कोई एक आंसर मिलेगा आपको, या तो यस या नो, यस या नो। तो कोई भी सेंटेंस, इस टेंस का कोई भी सेंटेंस और सबसे आगे क्या आया है तो इसका मतलब यहाँ व्हाट से नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका मतलब होगा किससे? हेल्पिंग वर्ब से। किससे होगा? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से इसका मतलब होगा। किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें देखो, क्या ऋतु गीत गाती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे हम। किसके अनुसार? ऋतु के अनुसार। ऋतु के अनुसार प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है। जब ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। एक तो आती है डज और एक आती है डू। डज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ में और डू का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ में। क्या सिंगुलर क्या प्लूरल? तो डज और डू का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल क्या? सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट वाक्य के अंदर सिंगुलर है तो हम करेंगे डज का प्रयोग, और सब्जेक्ट वाक्य के अंदर सब्जेक्ट वाक्य के अंदर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, और सब्जेक्ट वाक्य के अंदर प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू का। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ऋतु, यानी सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो इसमें से डज लगाएं या डू लगाएंगे? तो इसके साथ में हम लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे? डज। अब हम इसको चेंज करते हैं। किस में चेंज करें? इंग्लिश में चेंज करें। कैसे होगा? तो देखो, सेंटेंस क्या बनेगा? शुरुआत प्रश्नवाचक होने के कारण और स्टार्ट में क्या आने के कारण किससे शुरुआत होगी? हेल्पिंग वर्ब से। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज है। क्या है? डज। डज और फिर कौन है? ऋतु। डज ऋतु। उसके बाद में क्या आती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? डज ऋतु सिंग। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट और पीछे क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से ये पूरा वाक्य क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस बन जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ आई गॉट बिलीव दैट यू हैव अंडरस्टूड। अब मुझे विश्वास हुआ है कि आप समझ चुके हैं। यदि आपको समझ नहीं आया है, इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई स्टडीड, what I have explained there, then you can revise video। इस वीडियो को आप फिर से एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयोग होगी? एक तो है डज, क्या है? डज। एक तो है डज और एक है डू। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। फर्स्ट पे हेल्पिंग वर्ब, सेकंड पे सब्जेक्ट, थर्ड पे मेन वर्ब और फोर्थ पे ऑब्जेक्ट। तो ये ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा? इंटरोगेटिव। कैसा सेंटेंस बन जाएगा? इंटरोगेटिव। अब इस सेंटेंस को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो कैसे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या सोहन सोता है? अब लास्ट में आया है ता और है। इसका अर्थ सिंपल सा है कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अब ये जब प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो हमें देखना ये है कि ये प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो हमें देखना पड़ेगा स्टार्ट में, यदि स्टार्ट में प्रश्नवाचक रूप का कोई वाक्य शब्द लगा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस किसका है? इंटरोगेटिव है। कैसा है? और यदि प्रश्नवाचक नहीं लग करके कुछ और बीच में कहीं नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव कहेंगे। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? क्या। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये इंटरोगेटिव है। जब क्या लगा हुआ है सबसे आगे और प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो हम इसको सेंटेंस को चेंज करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर किसके अनुसार होगी? इस सोहन के अनुसार। और यहाँ पर सोहन कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। जब यहाँ पर सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का। किसका करेंगे? डज का। तो हम फर्स्ट पे स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से क्यों स्टार्टिंग करेंगे? क्योंकि यहाँ पर वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर क्या होगा? डज सोहन, डज सोहन सोता है? डज सोहन स्लीप? क्या सोहन सोता है? अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट अपने को लगाना नहीं है। अब मान लो ऐसा आ गया कि सोहन नहीं है, इस सोहन की जगह आ गया वे। क्या आ गया? वे। या सोहन और मोहन दो नाम आ गए, तीन नाम आ गए, चार नाम आ गए। क्या वे सोते हैं? तो क्या यहाँ पर जो वे है ये वे सिंगुलर है? यहाँ पर वे सिंगुलर नहीं है। और यहाँ पर ये वे क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। प्लूरल। जब यहाँ पर वे प्लूरल है, वे क्या है? प्लूरल है। तो वे के प्लूरल होने के कारण हम क्या करेंगे? इसमें सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयोग करेंगे? डू। कौन सी प्रयोग करेंगे? डू। तो यहाँ पर बनेगा डू हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे। क्या है? वे। तो वे होगा दे, डू दे, और लास्ट में स्लीप। इस प्रकार से अब आप अपने हिसाब से, मैं बोलता हूँ, आप ये वाक्य लिख दें और उसको ट्रांसलेट करने की चेष्टा करें। मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल रहा हूँ और हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या मैं खाना खाता हूँ?
क्या मैं खाना खाता हूँ। एक बात का ध्यान रखना, जो मैं है वो मैं आई, ये आई यूँ तो सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी, क्या प्रयोग होगी, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी आई के साथ में, वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा होगी प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब। आई सिंगुलर है दिखने में तो, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी उपयोग, वो सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल की ही उपयोग होगी। आई जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके बावजूद भी इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की ही उपयोग होगी। ठीक है, दूसरा वाक्य, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ। अब इसी वाक्य को दूसरी बार देखें, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्ट आ गया है। अब इतने काफ़ी, इसको आप चेंज करके अपने आप को देखें, शो करें। प्रॉब्लम आए देन यू कैन लीव द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला, प्रेजेंट सिंपल का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, नेगेटिव बनाया और इंटरोगेटिव बनाया। हम इसको आसानी से, इतना आराम से क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि टेंस हमारा एक लैंग्वेज का बेस है। यदि आप टेंस को समझ जाएं तो आप लैंग्वेज को व्यवस्थित तरीके से यूज़ करना समझ जाएंगे। टेंस को समझ जाएं, उसके बाद मॉडल को समझ जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से टेंस के अंदर हमारी एक्सिलरीज और फॉर्म ऑफ वर्ब्स का यूज़ होता है और उससे एक सेंटेंस का एक इमोशन, एक सेंस निकलता है, वो किसके आधार पे निकलता है, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब के आधार पे। तो उसी प्रकार से यदि मॉडल को भी आप समझ जाएं और टेंस को समझ जाएं अच्छे से, देन यू कैन स्पीक फ्रैंकली इन इंग्लिश। तो आप इंग्लिश में एकदम फ्रैंकली बोल सकते हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर इट। लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, देन यू कैन सक्सेस, तब आप सफल हो सकते हैं। चलिए, अब हमारा चौथा क्या है, हमने अफर्मेटिव पढ़ा है, हमने नेगेटिव पढ़ा है, इंटरोगेटिव पढ़ा है। अब जो सेंटेंस आ रहा है, इस सेंटेंस के अंदर इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों चीज़ है। तो अभी तक जो हमारा इसका फॉर्मूला बना था, इसका किसका, अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट था, यही था। और जो हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला बना था वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब, नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बना था। और हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था उसका फॉर्मूला क्या था, V1, यानी V1 और V5 दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब है। जब मैंने इसको फॉर्मूला लिखवाया था तो आपको लिखवाया था कि हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। यहाँ पर मैं यहाँ पर V1 और V5 लिख रहा हूँ, इसका अर्थ है कि उस हेल्पिंग वर्ब के रूप में दोनों में से कोई एक उपयोग किया जाएगा, दोनों के दोनों उपयोग नहीं किए जाएंगे। तो V1 या V5 इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये वाक्य बनेगा कैसा, हमारा इंटरोगेटिव। कैसा वाक्य बनेगा, इंटरोगेटिव वाक्य बनेगा। अब जो हमारा चौथा सेंटेंस है वो सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी दोनों चीज़ें हैं। कैसे, पहले इसका टाइप लिखता हूँ, और वो टाइप क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव।
इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो सबसे पहले तो अपने को देखना है कि ये इसमें दो सेंस है, दो भाव है। पहला जो भाव है इसमें वो है हमारा प्रश्न का, यानी इंटरोगेटिव है, इंटरोगेशन है। और जो हमारा सेकंड सेंस होगा इसमें, जो दूसरा भाव होगा वो इसमें नेगेटिव का है। यानी इसमें दोनों है, नेगेटिव भी है और इसमें इंटरोगेटिव भी है। तो अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? दोनों भाव एक साथ में होने के कारण इसको चेंज कैसे करेंगे? इसको चेंज करने का तरीका क्या होगा? तो उसको चेंज करने का तरीका ये होगा कि पहले हम इसको इंटरोगेटिव के तौर पे देखेंगे। तो जब हम इंटरोगेटिव के तौर पे देखेंगे तो सबसे पहले हमारा इंटरोगेटिव जब बनता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट पे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सेकंड पे लिखते हैं सब्जेक्ट, थर्ड पे लिखते हैं मैन वर्ब और फोर्थ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो देखो मैं क्रमांक लिखता हूँ, पहले 1, उसके बाद में 2, यानी फर्स्ट सेकंड, उसके बाद में हमारा थर्ड और उसके बाद में हमारा फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। अब क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आगे लगी, इसका मतलब इंटरोगेटिव बना है। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो हमारा जो थर्ड पे क्या है? मैन वर्ब है। ये थर्ड पे मैन वर्ब नहीं रहेगी, बल्कि ये चली जाएगी फोर्थ पे। किस पे चली जाएगी? फोर्थ पे। और जो फोर्थ है वो चला जाएगा फिफ्थ पे। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट पे था हेल्पिंग वर्ब थी, क्या थी? हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट था। अब थर्ड पे मैन वर्ब थी तो यहाँ पर थर्ड पे नॉट लगेगा। क्या लगेगा? नॉट। और फिर फोर्थ पे आएगी मैन वर्ब। क्या आएगी? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से। तो अब इसमें दोनों सेंस हैं। दोनों सेंस किस प्रकार से हैं उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कैसे हैं? जैसे क्या ऋतु गीत गाती है? ये तो था हमारा कौन सा सेंटेंस? केवल और केवल प्रश्नवाचक वाक्य था। कैसा था? प्रश्नवाचक। अब मैं इसको इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी बनाऊंगा तो हम क्या लिखेंगे? क्या ऋतु गीत। अब इन दोनों के बीच में ये हिंदी से देखें तो यहाँ पर लगेगा नहीं। तो ये वाक्य कैसे बनेगा? क्या ऋतु गीत नहीं गाती है? क्या ऋतु गीत नहीं गाती है? तो अब ये इसको चेंज कर, क्या ऋतु गीत नहीं गाती है? अब इसमें क्या लगा है? तो इसका अर्थ है कि ये सेंटेंस कैसा हो गया? प्रश्नवाचक हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। लेकिन इसके अंदर नहीं भी आया है। तो जहाँ नहीं आता है वो हमारा सेंटेंस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। जब ये नहीं आया तो इंटरोगेटिव के साथ में सेंटेंस कैसा बन गया? नेगेटिव। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में है फॉर्मूला क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू आएगी या डज आएगी? तो इसमें सब्जेक्ट है सिंगुलर और सब्जेक्ट के सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का हम डू या डज में से, यानी V1 और V5 इन दोनों में से हम प्रयोग करेंगे V5 का। किसका प्रयोग करेंगे? V5 का प्रयोग करेंगे। तो कैसा बनेगा? हेल्पिंग वर्ब बनेगी डज। क्या होगी इसमें? डज। डज। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ऋतु।
क्या है? ऋतु। डज ऋतु, उसके बाद में क्या लगेगा? नॉट। डज ऋतु नॉट, मेन वर्ब क्या है इसमें? गाना, सिंग। तो नॉट के साथ मेन वर्ब आई सिंग, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग, और प्रश्नवाचक निशान। तो क्या वाक्य बना? डज ऋतु नॉट सिंग सॉन्ग, क्या ऋतु गाना नहीं गाती है? तो देखिए अब जो क्या आया है, इस क्या की शुरुआत हमने किससे की है? हेल्पिंग वर्ब से। और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से कोई भी प्रश्न शुरू होता है, दैट मीन्स उसका मतलब है वी हैव टू रेस्पॉन्स इन यस और नो। तो हमें उसका उत्तर किस में देना पड़ेगा? यस और नो में। जहाँ कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत से ही, यानी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जा रही है, इफ़ एनी सेंटेंस स्टार्टिंग विद एनी हेल्पिंग वर्ब देन दैट क्रिएट अ इंटरोगेटिव सेंस, तो उसमें एक प्रश्नवाचक भाव निकलता है। आफ्टर दैट, उसके बाद में इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू रेस्पॉन्स इन यस और नो। इस प्रकार के प्रश्न में हमें किसका जवाब देना, किसमें जवाब देना पड़ता है? यस और नो में जवाब देना पड़ेगा। जब हम यस और नो में जवाब देंगे, इसका अर्थ है कि वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। चलिए, इतना था हमारा प्रेजेंट सिंपल का सारा प्रारूप, सारा का सारा प्रारूप। यदि आपने नहीं पढ़ा है अभी तक का सारा खेल, तो आप प्लीज़ सारा का सारा देखिए एक बार फिर से, क्योंकि टेंस इज़ द मोस्ट ऑफ बेस्ट, मोस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रामर, मोस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द लैंग्वेज। सो यू हैव टू लर्न अबाउट द टेंस। इसलिए आपको टेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट इट। इसके अलावा यू हैव टू मोस्टली लर्न अबाउट मॉडल्स। इफ़ यू विल बोथ लर्न देन यू कैन बी अ यूनिक इन इंग्लिश। तो आप एक अनोखे व्यक्ति बन सकते हो इंग्लिश में। चलिए, इतना था हमारा इंग्लिश का सारा पोर्शन। किसका? टेंस के अंदर प्रेजेंट, और प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल का। अब आप लिखिए, इसके कुछ उदाहरण मैं बोलता हूँ इंटरोगेटिव नेगेटिव के, जो आपको क्या करने हैं? चेंज करने हैं इंग्लिश में। चलिए लिखिए, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ? दूसरा सेंटेंस लिखिए, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ? क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ? तीसरा सेंटेंस लिखिए, क्या गुरुजी कुछ नहीं बोलते हैं? क्या गुरुजी कुछ नहीं बोलते हैं? चौथा सेंटेंस लिखिए, क्या मैं नहीं सुनता हूँ? क्या मैं नहीं सुनता हूँ? इट्स 4 सेंटेंस हैव कंप्लीटेड। 4 वाक्य पूरे हो चुके हैं। एंड इफ़ यू कैन चेंज इनटू English, if you will translate into English and try for this, then you will be excellent in the tense। तो आप बहुत ही excellent बन जाओगे टेंस में। चलिए, इसके बाद में हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है हमारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यही चारों के चारों प्रकार निकलेंगे, और चारों के चारों में हेल्पिंग वर्ब का केवल डिफरेंस होगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बस ये 2 चीज़ें डिफरेंट होगी, बाकी फॉर्मूले सेम होंगे। और अब हम थोड़ा तेज़ पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।